अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप लोगों के प्यार भरे फीडबैक का। आज के दिन आप राज प्रोग्राम देखते होते हैं, उसका मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। इंशाल्लाह जल्द ही मेरा सिस्टम ठीक होने के लिए गया हुआ है। जैसे ही 1-2 दिन तक मेरा सिस्टम आने लगा इंशाल्लाह, उसके बाद मैं राजनपुर में अपनी टीम के पास होऊंगा, अपने उन्हीं पुराने कैमरामैन्स के साथ, अपनी पूरी बैकअप टीम के साथ, और वही पुराना राज इंशाल्लाह जल्द ही आपको नज़र आने वाला है। आज उसकी जगह पे मैंने पहले भी कहा था कि जब तक मैं राज नहीं कर पा रहा तो मैं आपके लिए ऑफ कैमरा स्टोरीज़ का जो सिलसिला है वो जारी रखूँगा। स्टोरी को कोशिश आज भी यही करूँगा, आप लोग अपने आप को इस कहानी का हिस्सा पाएं, ऐसे लगे कि ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, तब स्टोरी सुनने का मज़ा आता है। स्टोरी शुरू करते हैं। वैसे जो आपका प्यार भरा फीडबैक आ रहा है, सच्ची में दिल बहुत बड़ा हो जाता है जितनी आप मोहब्बत का इजहार करते हैं। जिस तरह भी जिनकी मैं कहानी सुनाने लगा हूँ, मैंने उनको कॉल की, और पिछली स्टोरी भी जो सुनाई उनको भी कॉल की, तो वो एकदम जब कहते हैं ना, मदर भाई आपने कॉल करके मेरा दिन बना दिया। लव यू यार, लव यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। लव यू सो मच। लेकिन जी स्टोरी शुरू करते हैं। सच्ची कहानी है अदनान भाई की। इस वक्त तो बाहर मुल्क में शिफ्ट हो चुके अपनी फैमिली के साथ, लेकिन जिस वक्त ये वाक़या उनके साथ सच्चा वाक़या पेश आया, उस वक्त वो पाकिस्तान में और लाला मूसा में थे। ये जो मैं शहर उनको बताने जा रहा हूँ, नाम बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल उन्होंने कहा रियल है, इसको चेंज नहीं करना। जब मैं कहानी कोई सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, उससे पहले उस बंदे से कुछ चीज़ें जो मुझे सवाल मेरे जहन में आते हैं वो मैं पूछता हूँ, तो एक एहसास ज़रूर हो जाता है कि ये सच है या फर्जी कहानी घड़ी गई है। तो मैं हमेशा उसी कहानी को ही प्रोग्राम में शामिल करता हूं जो एक सच्ची कहानी होती है। आज भी एक सच्ची कहानी। आज जो उनकी वाइफ है, उनके साथ बाहर मुल्क में रह रही हैं, उनकी मिसेस हैं, उन्हीं के साथ इन दोनों के बीच में ये वाक़या हुआ। और उस वक्त जिस वक्त ये वाक़या हुआ, इन दोनों की अभी शादी नहीं हुई थी, शादी होने वाली थी। अदनान भाई की जो मंगेतर थी, उस वक्त मंगेतर थी, अब तो बीवी है, वो लाहौर में थी और उनकी फुफ्फो की बेटी हैं। उनकी फुफ्फो भी लाला मूसा गई हुई थी, नानी की तबीयत ख़राब थी उनको पता करने के लिए, और अदनान भी लाला मूसा में था। अमूमन जब शादी होने वाली होती है तो लड़का और लड़की राज़ो नयाज़ की बातें, प्यार की बातें, नए सफ़र को शुरू करने की बातें, नए जीवन की बातें ज़रूर करते हैं। बहुत सारे लोगों ने की होंगी, मैंने भी की हैं। वो ख्वाब होते हैं जो आप देख रहे होते हैं, बुन रहे होते हैं कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। यकीनन भी आपने भी किए होंगे। फुफ्फो साथ वाले कमरे में सो चुकी थी, क्योंकि लाला मूसा एक छोटा सा इलाका है, वहाँ पे रात को लोग उस वक्त, अब का मुझे नहीं पता, जल्दी सो जाया करते थे। और यही हुआ, फुफ्फो सो गई और नाम उन्होंने भी नहीं बताया, मैं मंगेतर का लफ्ज़ ही यूज़ करूँगा। जैसे ही रात के 10 बजे, तो दो प्रेमी जिनकी शादी होने वाली होती है, तो वो एक दूसरे को मोहब्बत भरी बातें करके सुलाते हैं। जब मीठी मीठी बातें होती हैं और खुदा हाफिज़ होता है, तो यकीन माने सपने भी बड़े मीठे मीठे आते हैं, बड़े ज़बरदस्त ख्वाब आते हैं। अदनान ने कॉल मिलाई अपनी मंगेतर से, बात शुरू कर दी। रात का टाइम था। जिस कमरे में अदनान लेटा था, ये एक ऐसा कमरा था जिसमें एक चारपाई थी। उस चारपाई के अलावा इस कमरे में कुछ भी नहीं था। ये कमरा जहाँ पे उसको ठहराया गया था, एक बहुत बड़ा कमरा और ख़ाली कमरा था। दरवाज़ा उसका खुला हुआ था और उसी के साथ ही एक चेयर यानी कि कुर्सी पड़ी हुई थी। मौसम ऐसा था कि पंखा वगैरह नहीं चल रहा था, खामोशी थी। और जब इस तरह का मौसम हो कि पंखे नहीं चलते होते, तो अमूमन सर्दियां या सर्दियों के करीब का मौसम होता है, लोग जल्दी सो जाते हैं, स्पेशली लाला मूसा जैसे शहर में। अदनान ने कॉल मिलाई, बात शुरू कर दी। अभी बात करते हुए चंद लम्हे ही गुजरे हुए थे कि मंगेतर के मुंह से एक आवाज निकली, क्या कर रहे हो? अदनान चौंका, उसने कहा मैं कुछ और बात कर रहा था। ये इसने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, क्या कह रही हो? तो फिर उधर से आवाज़ आई, जाओ यहाँ से।
अदनान फिर चौंका इस आवाज़ पे कि ये कैसे सवाल और कैसी बातें शुरू हो गई हैं। तो एकदम से आवाज़ आई, मैंने कमरे में दस्तरखान बिछाया था तो अभी कुछ छोटे बच्चे आ गए हैं, वो उसको ख़राब कर रहे हैं। अदनान चौंका इस बात पे और कहा, दस्तरखान इस लम्हे बच्चे आगे ख़राब कर रहे हैं, क्या कह रही हो, मैं समझा नहीं। और फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम्हें कहा नहीं आवाज़ नहीं आ रही, जाओ यहाँ से, मत ख़राब करो। और अदनान बिल्कुल चौंक गया कि ये कौन बच्चे आ गए। मुझे जवाब देने के बजाय वो फिर बच्चों के साथ लग गए। क्या शायद उसके जहन में ये आया, शायद कोई दस्तरखान बिछा हुआ है जिसको बच्चे ख़राब कर रहे हैं, लेकिन घर में तो इस वक्त बच्चे नहीं हैं। ये किन बच्चों को कह रही है, कोई मेहमान आए हुए हैं या क्या ऐसा हुआ है। तो उसने कहा, किससे बात कर रही हो, हेलो हेलो हेलो। दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। जब काफ़ी देर हेलो हेलो के बाद कोई आवाज़ ना आई तो अदनान को कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ी। कॉल काटने के बाद उसने कॉल दोबारा मिलाई। जैसे ही दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ आई तो फौरी तौर पर अदनान बोला, क्या हुआ, कौन से बच्चे। तो दूसरी तरफ से कहा गया, बच्चे, कौन से बच्चे। उन्होंने कहा, जो जिसको तुम अभी डांट रही थी कि जाओ दस्तरखान ख़राब ना करो, कौन थे। मैं समझी नहीं। उसने कहा, जिन बच्चों को डांट रही थी, ये बात कर रही थी, ये कौन थे। पता नहीं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कौन से बच्चे, किसकी बात कर रहे हो। अदनान चौंका। ओके। उसने कहा, पता नहीं शायद मेरा वहम है या क्या हुआ। खैर उसने कहा छोड़ें, और बात शुरू कर दी। वही राज़ो नयाज की बातें या जो भी उनके बीच में बातें चल रही थी। अभी बातें करते हुए कुछ ही टाइम गुजरा था, मैक्सिमम 2 से ढाई मिनट का टाइम हुआ था। अब की बार दूसरी तरफ से मंगेतर की आवाज़ आई, घबराहट के साथ। मेरी जो सामने अलमारी है, उस अलमारी के ऊपर एक बहुत बड़ा काला सांप बैठा हुआ है, बिल्कुल काला स्याह, बहुत बड़ा सांप। और वो सांप ऊपर फन फैलाए बैठा है, मेरी तरफ बैठा देख रहा है। वो अपनी ज़बान बाहर निकाल रहा है, बहुत ही खौफनाक है। अब ये फिक्रे वो रवानी में मंगेतर तो कही जा रही है और दूसरी तरफ से अदनान कह रहा है, क्या कह रही हो, हेलो, ये किस तरह की बात कर रही हो, कौन सा सांप, कहाँ बैठा है, कौन सी अलमारी। लेकिन शायद वो इतनी खौफजदा हो चुकी है फ़ोन पे कि वो बगैर किसी सवाल का जवाब दिए मुसलसल कही जा रही है, वो सांप अभी भी मेरी तरफ देख रहा है, वो किसी भी लम्हे मुझ पे छलांग लगा देगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। और एक हल्की सी चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो जो मुसलसल हेलो 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 किए जा रहा था, उस चीख के बाद तो और भी परेशान हो गया, क्योंकि दूसरी तरफ से खामोशी छा गई थी। जब काफ़ी देर हेलो 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 करने के बाद कोई आवाज़ नहीं आई तो खुद ब खुद अदनान ने न सिर्फ कॉल काटी बल्कि दिल की धड़कन भी थोड़ी सी तेज़ हो गई कि या अल्लाह, क्या हुआ है। कोई बहुत ही भयानक काले किस्म का सांप आके बैठा था और वो उससे डर रही थी, और साथ ही उसकी एक हल्की सी चीख सुनाई दी और फ़ोन में खामोशी छा गई। या अल्लाह खैर करी। धड़कते दिल के साथ उसने दोबारा नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो। अब अदनान जो खौफज़दा हो चुका था, अब उसके लफ्ज़ों में, उसके लहजे में एकदम से गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये क्या बदतमीज़ी है। उसने कहा, क्या हुआ है। उसने कहा, ये तुम सांप सांप कह रही थी और मैंने तुम्हारी चीख सुनी है, कौन सा सांप आ गया, मेरी बात नहीं तुम सुन रही। तो दूसरी तरफ से लड़की की आवाज़ आई, सांप, क्या बात कर रहे हो अदनान, कौन सा सांप। अदनान और ज़्यादा गुस्से में आ गया कि यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है या मेरा दिमाग खराब है। ये जो अभी तो मुझे सांप बता रही थी कि अलमारी के ऊपर बैठा हुआ है, मैं उस सांप की बात कर रहा हूँ। तो मंगेतर ने कहा, अलमारी तो ज़रूर कमरे में है, लेकिन सांप कौन सा। और इस वक्त मुझे अलमारी की क्या फ़िक्र पड़ गई है कि सांप की फ़िक्र पड़ गई। अब अदनान को और थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने कहा, यार तुम ये कर क्या रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। उसने कहा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं, मुझे आपकी नहीं समझ आ रही। उसने कहा, मैंने अभी सुना है तुम कह रही हो सांप, सामने सांप बैठा हुआ है और इस तरह तुम डर रही थी, और मैं तुमसे बोली जा रहा हूँ, हेलो मेरी बात सुनो, कौन सा सांप, कौन सी अलमारी, तुम जवाब नहीं दे रही हो। और आगे से चीख के बाद खामोशी छा गई। उधर से आवाज़ आई, मैंने तो इस तरह की कोई भी बात नहीं की। अब अदनान को गुस्सा भी था। उसने कहा, यार ये क्या बात कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। खैर उसने फिर से अपनी पुरानी बात, जो उनके बीच में एक टॉपिक चल रहा था, उसको कंटिन्यू किया और बात करनी शुरू कर दी। वही कोई 2 से ढाई मिनट गुजरे थे कि अब की बार जो आवाज़ आई वो बहुत ही खौफनाक मैसेज था उसकी मंगेतर की तरफ से। वो कह रही थी,
मेरे दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ हो रही है। अदनान ने पूछा क्या हुआ है? उसने कहा पता नहीं, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। एक सी बात है, अदनान परेशान हो गया। उसने कहा किस बात पे चक्कर आ रहे हैं? उसने कहा मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? उसने कहा जो मैंने आज खाना खाया था, मुझे लगता है उस खाने में कुछ था। तो अदनान एकदम से चौंका, क्या कह रही हो, कौन सा खाना? उसने कहा आज क्योंकि अम्मी गई हुई हैं, अब्बू ने खाना बनाया था, मुझे लगता है अब्बू ने शायद मुझे खाने में जहर मिला के दे दिए। ये फिक्रा कहने की देर थी कि अदनान जो इतनी देर से उलझा हुआ था, 2 दफ़ा वो उसको सवाल से पैदा हो चुके थे, गुस्सा सा आ चुका था। पहले कहा गया कि कोई बच्चे दस्तरखान ख़राब कर रहे हैं, अब कहा गया, फिर कहा गया कि सांप है जो ऊपर बैठा हुआ है, और अब की बार कहा गया कि खाने में जहर मिला के दिया गया। अदनान इतना अंदाज़ा लगा गया कि शायद कुछ ना कुछ आज वाकई इसके साथ हुआ है जिसकी वजह से वो इस तरह की बातें करी है, लेकिन साथ ही उसको भूल जाता है। हो सकता है इसको खाने में जहर मिला दिया गया। उसने कहा किसने मिलाया होगा ये जहर? उसने कहा लगता है अब्बू ने खाने में मुझे जहर मिला के दे दिया, जिसकी वजह से मेरा सर भारी हो रहा है, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ हो रहा है। अदनान, अदनान मुझे बचा लो, अदनान मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। ये ऐसे जुमले थे, ये ऐसी बातें थी कि किसी भी एक ऐसे शख्स के लिए जो उसका शौहर बनने वाला हो और वो ज़िंदगी की प्लानिंग कर रहा हो और उसको पता लगे कि उसकी बीवी को जहर दिया गया और उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो उसको कुछ भी नहीं समझ आती। फौरी तौर पे उसने फ़ोन हाथ में पकड़ा और उठा और भागता हुआ दूसरे कमरे में गया जहाँ पे उसकी फुफ्फो सो रही थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने फुफ्फो को जगाया और जगाते ही कहा फुफ्फो उठें उठें। वो गहरी नींद से जागी और पूछा क्या हुआ है? कहा है, नाम लेके बताया उनकी बेटी का, उसको आपके हस्बैंड ने, फूफा ने खाने में जहर मिला के दे दिया है। ये जुमला सुनने की देर थी। एक माँ जो जितनी भी गहरी नींद में थी, अभी कुछ जागी थी और अभी कुछ आंखें मल रही थी, होश में, मतलब नींद से बेदार हो रही थी। ये जुमला उनके लिए ऐसा एक धमाका था, ऐसा खौफनाक जुमला था कि वो एकदम से छलांग मार के उठी और कहती क्या कह रहे हो, ये किस तरह की बात कर रहे हो? तो उसने वही अपनी बात दोबारा से दोहराई, फूफो मुझे उसने बताया है कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसको कै आ रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको बेहोशी सी फील हो रही है, वो बेहोश सी होने जा रही है, उसको लगता है उसको खाने में जहर मिला कर दिया है फूफा ने। फौरी तौर पे फूफी ने मोबाइल उसके हाथ से ले लिया और बेटी से बात करनी शुरू कर दी। अब अदनान सामने खड़ा सुन रहा था सिर्फ फूफी की बातें, क्योंकि दूसरी तरफ से जो भी जवाब आ रहे थे वो उससे अंदाज़ा लगा सकता था, क्योंकि आवाज़ को सुन नहीं पा रहा था। लेकिन फूफी की बातों से उसको इतना अंदाज़ा हो गया कि फूफी ने जो भी सवाल जवाब किया और बेटी से परेशानी में जिस तरह बात की, क्या जहर दिया, किसने दिया, क्या हो रहा है, वो हो रहा है, तो अदनान को इतना अंदाज़ा हो गया कि दूसरी तरफ से उसकी मंगेतर कह रही थी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्योंकि फूफी पूछ रही तो कोई जहर नहीं है, तो फिर तुमने इस तरह क्यों कहा? और इस तरह की बातों से उसको अंदाज़ा हो गया कि जहर वाली बात सही नहीं है। उसके कानों ने जो कुछ भी सुना है वो गलत सुना है, और वो अपनी माँ से कह रही थी नहीं माँ ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ओके हूँ। और जब माँ ने बेटी से बात करके मुतमईन हो गई तो उसकी तरफ मुड़ी और कहा वो तो कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई वहम तो नहीं हुआ? तो उसने कहा नहीं फूफो, मुझे बिल्कुल वहम नहीं हुआ। उसने कहा है तभी मैं परेशान होकर भागा हूँ, वरना ये कैसे हो सकता है, मैं नींद में थोड़ा हूँ, मैं तो जाग रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? ऐसी बात होती वहम वाली, ये कुछ होता तो मैं आपकी तरफ भागता हुआ था। एक ऐसी बात थी जो मेरे दिल को लगी, मैं खुद परेशान होकर भागा हूँ, मुझे दीजिए फ़ोन। फ़ोन पकड़ा और साथ ही अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही उसने कहा कि तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? अब उसका जो मीटर था वो घूम चुका था, उसका गुस्सा आसमान पे पहुंच चुका था। अब वो शदीद गुस्से में था, वो लड़ने के लिए बेचैन भी था, और पहुंचते ही कमरे में उसने शदीद लड़ाई शुरू कर दी कि ये तुमने मेरे साथ क्या हरकत की है, तुमने मुझे इस तरह बोला है। मैंने जाके सेम वही फिक्रे फुफ्फो को कहे, बेचारी वो भी नींद से उठ के बैठ गई हैं, उनको भी खौफ आ गया। वो तुमसे जब बात करी तुम उनको कह रही हो कोई इस तरह का मामला नहीं है, और मैं जब तुमसे पूछ रहा हूँ तुम मुझे कह रही हो इस तरह का मामला, तुम चाहती क्या हो, ये तुम मेरे साथ कर क्या रही हो? तो आगे से उसकी आवाज़ आई, मैंने तो ऐसी अदनान कोई भी बात नहीं की है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं?
अदनान ने कहा, क्या मैं पागल हूँ या मेरे कान बजना शुरू हो गए हैं या मुझे कोई जिन चिमट गया या मुझे कुछ ऐसा हो गया या मैं कोई नशा कर बैठा हूँ कि तुम्हारी मुझे बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारी बात क्लियर मैं समझ पा रहा हूँ, तुमने क्लियर मुझे कहा है, ये कुछ बोला है और मेरे कानों ने सुना है, मैंने तुमसे तस्दीक की है क्योंकि ये तीसरी दफ़ा हो रहा था और उस तस्दीक भी तुमने कहा है हाँ ऐसा हुआ है और हो रहा है, तुम्हारी आवाज़ भी लड़खड़ाती जा रही थी, बेहोशी की तरफ तुम जा रही थी, तभी मैं भागता हुआ गया हूँ, ये क्या हो रहा है? और वो कहे ऐसी कोई बात नहीं अदनान। जब ये लड़ाई बढ़ने शुरू हो गई और उसको भी फील हो गया मंगेतर को कि वाकई कुछ गड़बड़ ज़रूर है, तो उसको मजबूरन एक बहुत बड़ी कसम खानी पड़ी कि अदनान मेरे ऊपर शक मत कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कुछ कहा और मामा से कुछ और कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि उसको कस्में उठानी पड़ी जो इतनी बड़ी कस्में थी कि अदनान को भी यकीन आ गया कि इतनी बड़ी कसम के बाद कोई झूठ नहीं बोल सकता। उस कसम के बाद अदनान खामोश तो हो गया, ठंडा तो हो गया, लेकिन दिल में फिर भी एक सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा कि क्या है या अल्लाह, माजरा क्या है? वो कसम उठा गई है लेकिन गड़बड़ तो है, मेरे कान नहीं बजे, मैं नींद में भी नहीं हूं, मैं कोई ज़िंदगी में नशा भी नहीं करता, तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि वो फूफो के सामने कहती है नहीं है, मुझे कुछ कहती है और कस्में उठा रही है। उसने कहा ओके, अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उससे बात करनी शुरू कर दी। लेकिन अब वो ना सिर्फ अलर्ट हो चुका था बल्कि उसका दिमाग बहुत सारी बातें सोचना शुरू कर दिया था, दिमाग ने, वो उलझ भी चुका था और उसका दिमाग मुसलसल कुछ सोचे जा रहा था, ये हो क्या रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब वो उससे इजहार करने की बजाय, क्योंकि वो जितना लड़ चुका था, जितना गुस्सा कर चुका था, तो उसके बाद वो बेचारी रोने वाली भी हो गई थी और उसको कस्में इसलिए उठानी पड़ी कि उसने ऐसी कोई बात नहीं की। तो अब वो मजबूरन खामोश तो था, उस कसम के बाद उस पर शक नहीं कर सकता था, लेकिन दिल कुछ कह रहा था गड़बड़ ज़रूर है। अब जब बातें शुरू हुई, वही टाइम सेम 2 से 2.5 मिनट के बाद अब की बार आवाज़ आई, अदनान छत पे वो लोग आ गए हैं। अदनान एकदम से चौंक गया क्योंकि वो 3 दफ़ा जो सिलसिला हो चुका था, अब वो चौथी दफ़ा दोबारा शुरू होने जा रहा था। अदनान ने इस दफ़ा बजाय गुस्सा करने के, बजाय हाइपर होने के, उससे पूछा आराम से, कौन आ गए हैं? उसने कहा वो बहुत सारे लोग हैं जो छत पे आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं। उसने कहा कितने लोग हैं? उसने कहा मैं गिन नहीं सकती, बहुत ज़्यादा हैं, सब ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, वो सब के सब घोड़ों पे सवार थे, वो देखो उनके सामने घोड़े भी बंधे हुए हैं, अभी तक वो लोग छत पे आ रहे हैं, छत सारी भर गई है। अब अदनान एक एक बात को गौर से सुन रहा है। क्या कर रहे हैं वो लोग? अदनान, वो लोग किसी कब्र को खोद रहे हैं। अदनान ना सिर्फ एकदम से चौंका और उससे पूछा क्या कह रही हो, कब्र? कौन सी कब्र? तो उसने कहा ना सिर्फ वो एक कब्र को खोद रहे हैं बल्कि वो एक लाश है, एक मुर्दा है जो कफन में लिपटा हुआ है, उसको बाहर निकाल रहे हैं। 3 लोग 4 लोग अंदर कब्र के खड़े हुए हैं और उसको बाहर निकाल कर ऊपर ला रहे हैं। अदनान, उस मुर्दे को वो कब्र के बाहर रख दिया उन लोगों ने। अदनान, उस मुर्दे का कफन वो खोल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने उस मुर्दे का कफन खोल दिया, वो कोई औरत की लाश है। अदनान ने पूछा कौन औरत है? कहा मुझे नहीं पता। कहा देखो, पहचानने की कोशिश करो, कौन औरत है? मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत खूबसूरत औरत है लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पा रही, ये कौन है? गौर करो, मैं गौर कर रही हूँ लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पा रही हूँ। अदनान ने सवाल पूछा, इस औरत, इस मुर्दे, इस लाश को देख के किसकी शक्ल जहन में आती है? तो दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। हेलो, कोई नहीं बोला। हेलो, कोई नहीं बोला। मंगेतर का नाम लेके फिर उसने पुकारा, हेलो, कोई नहीं बोला। दूसरी तरफ से मुसलसल खामोशी छा गई। अदनान फ़ोन तो बंद कर चुका, लेकिन अब दिमाग के अंदर वो बात जो वो पहले से इस कन्वर्सेशन के दरमियान जो उन दोनों के बीच में हो रही थी टेलीफोन पे, एक बात का तो वो फैसला कर चुका था, उस पर गौर व फिक्र भी थोड़ा सा कर चुका था, जिससे वो पूछ रहा था कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, लाश को देखो। तो एक बात दिमाग ने रजिस्टर कर ली थी
कि वो जो बोल रही थी, बिल्कुल आवाज़ तो उसकी मंगेतर जैसी थी, लेकिन मंगेतर की आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। ये जो भी थी बोल रही थी, इसकी आवाज़ नॉर्मल नहीं थी, सुस्त सी, ढीली सी थी, एक्टिव नहीं थी। थकी हुई आवाज़, मदहोशी वाली आवाज़, घबराई हुई आवाज़, थोड़ी सी अजीब सी बात थी। एक बात का उसको अंदाज़ा ज़रूर हो गया, जो 2.5 मिनट 2 मिनट बाद एक नया सिलसिला शुरू होता है, आवाज़ तो बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, लेकिन है कोई और। क्योंकि जब वो सवाल जवाब कर रहा था तो इसी आवाज़ को गौर करने की कोशिश कर रहा था कि ये मेरी मंगेतर की ही आवाज़ है या कोई और है। तो दिमाग ने फैसला दिया ये कोई और है जो मिलती जुलती आवाज़ में बोल रही है। खौफ की वजह से अब दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो जो भी थी वो फ़ोन पे आके उसकी मंगेतर की आवाज़ में उससे बोल रही थी, कुछ कह रही थी, उसको डरा रही थी। कभी सांप, कभी जहर, कभी बच्चे, और अब सफ़ेद कपड़ों में मलबूस घोड़ों पे सवार कब्र खोदकर औरत की लाश बाहर निकाल के रख दी। ना सिर्फ रख दी बल्कि उसका कफन खोल के उसको मुंह भी दिखा रहे थे। अब उसका दिमाग ना सिर्फ उलझ गया बल्कि खौफजदा हो गया कि या अल्लाह ये माजरा क्या है। कौन है जो मुझे इस तरह की आवाज़ जो बिल्कुल मेरी मंगेतर जैसी है सुना के डरा रहा है, कोई पैगाम देना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, यह है क्या। अब धड़कते दिल के साथ वही फ़ोन जिससे वो काफ़ी देर से बातें कर रहा था, नोकिया का छोटा सेट, बड़ा नहीं, उस नोकिया के सेट से उसने दोबारा धड़कते दिल के साथ नंबर डायल किया। अब उसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा खौफ वाली थी। उधर जो भी थी वो नहीं थी जो वो समझ रहा था, कोई और थी। अब की बार कनेक्ट होते ही जो आवाज़ दूसरी तरफ से सुनाई दी वो थी हेलो। वो मंगेतर ही थी, क्योंकि उस हेलो को वो एकदम से पहचान गया कि ये कोई और नहीं, ये मंगेतर ही है। कुछ देर वो खामोश रहा, दूसरी तरफ से भी खामोशी रही। फिर वो बोला हेलो। इस दफ़ा जो हेलो थी वो पहले हेलो से बहुत मुख्तलिफ थी। एकदम से वो अलर्ट हो गया, क्योंकि कुछ खामोश वो इसलिए हुआ था, किसी सोच में गुम हो गया था। लेकिन दूसरी हेलो पे चौंक इसलिए गया, वो हेलो वो पहली वाली हेलो नहीं थी, ये बदली हुई हेलो थी। उस दूसरी हेलो को सुनते ही फिर से उसने कंफर्म करने के लिए कहा हेलो, और तीसरी दफ़ा भी वहाँ से जो आवाज़ आई हेलो, वो कोई और थी। तो उसका अगला सवाल फौरी तौर पे उसके दिमाग में जो है, उसने पूछा कौन हो तुम। कुछ खामोशी रही। उसने सवाल दोहराया कौन हो तुम। उसने कहा क्या तुम मुझे नहीं जानते। ये जुमला गुस्से में बोला गया, लहजा मिलता जुलता ज़रूर मंगेतर जैसा था लेकिन गुस्से वाला था। क्या तुम मुझे नहीं जानते। उसने कहा नहीं। तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने कहा मैं तुम्हारे मोहल्ले में ही रहती हूँ, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रहती हूँ। ये जुमले ऐसे जुमले थे कि अदनान के लिए कपकपाने के लिए, उसको खौफजदा करने के लिए काफ़ी थे। उसने कहा क्या कह रही हो तुम। और एकदम से उसकी जो दिल की धड़कन पहले हल्की सी तेज़ थी, अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, और एकदम से उसने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा आयतुल कुर्सी ज़ोर शोर से पढ़नी शुरू कर दी। और उसने ज़ोर ज़ोर से पढ़ी भी इसलिए कि जो दूसरी तरफ फ़ोन पे है वो इस आवाज़ को सुन ले। वो ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ता गया, और दूसरी तरफ से जो आवाज़ उसने सुनी वो ये थी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इतना ऊंचा क्यों पढ़ रहे हो, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और वो पहले स्लो बोली चुप करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो। और जब वो और ऊंची आवाज़ में पढ़ता गया तो दूसरी तरफ से भी लहजा इस तरह होता गया जैसे वाकई उसका दिमाग फटने वाला होता जा रहा, और वो ऊंचा ऊंचा बोलनी शुरू हो गई रोक दो, बस करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और एक हल्की सी चीख सी सुनाई दी, और जो भी थी खामोश हो गई। अब की बार वो हेलो 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 करता रहा। जब आयतुल कुर्सी ख़त्म कर चुका तो अब कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। फ़ोन उसने काटा, कुछ लम्हे अपनी हार्ट बीट को, दिल की धड़कन को नॉर्मल किया, लंबे लंबे सांस लिए। जब उसने देखा कि अब मैं बेहतर हो चुका हूं, उसने दोबारा से कॉल मिलाई। अब की बार दूसरी तरफ थी तो मंगेतर, लेकिन गुस्से में थी और उससे पूछ रही थी क्या कर रहे हो अदनान, मैं हेलो हेलो कर रही थी, तुम बोल ही नहीं रहे थे, किधर हो। अदनान ने कहा
कोई बात नहीं, आप मुझसे बात करो, क्योंकि वो खुद थोड़ा सा उलझा हुआ था। अब इतनी समझ तो उधर मंगेतर को भी आ चुकी थी कि कुछ गड़बड़ ज़रूर हो रही है। अदनान कुछ कह रहा है, मैं कुछ कह रहा हूँ। मम्मी को बीच में उठा के ले आया, सोती को जगा के ले आया कि मैं कोई इस तरह की बात कर रही हूँ, जबकि मैंने इस तरह की बात नहीं की। उसको कस्में देकर यकीन दिलाया। कभी वो कहता है तुम कह रही हो बच्चे आ गए हैं दस्तरखान ख़राब कर रहे हैं, कभी कहते हो सांप आ गया, कभी कहते हो घोड़े वाले आ गए हैं, ये क्या हो रहा है। अदनान ने कहा परेशान ना हो, तुम मुझसे बात करो। अदनान ने उससे बात शुरू कर दी और अदनान का अब बिल्कुल दिमाग उस घड़ी की तरफ था जो उसको बता रही थी कि 2.5 मिनट 2 मिनट, जैसे 2 से 2.5 मिनट होंगे, कोई बीच में आएगा। और अब उसके लिए वो बिल्कुल तैयार हो चुका था। 2 मिनट हुए, आवाज़ आगे मंगेतर की थी। 2.5 मिनट हुए, आवाज़ अभी भी मंगेतर की थी। अब वो बहुत अलर्ट था, बातें किए जा रहा था, लेकिन लहजे को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वही एक्टिव मंगेतर की ही आवाज़ है या कोई और बीच में अभी आ चुका है। क्योंकि कुछ लम्हे पहले उसके दिमाग में ये भी सवाल आया था, हो सकता है कॉल कहीं और मिल जाती हो। नेटवर्क बाज़-औक़ात होता है कि किसी की कॉल किसी को मिल जाती है। बेसिकली PTCL के दौर में होता था, पुराने वक्तों में होता था, मोबाइल में कम होता है, लेकिन अक्सर हो जाता है, कॉलें मिल जाती हैं तो बोल कोई रहा होता है, बात कोई कर रहा होता है। 3 मिनट हो गए, सामने कोई भी नहीं था, मंगेतर ही थी। जब 4 से 5 मिनट हुए, जो वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहा था, क्योंकि उसकी तवज्जो ये थी कि आया इस बार कोई आता है या नहीं। तो इस बार जब कोई नहीं आया 5 मिनट तक, तो वो समझ गया कि जो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी है वो जो भी थी वो अब इसलिए जा चुकी है कि आयतुल कुर्सी की वजह से उसके सर में शदीद दर्द हो गया था। और वो कह रही थी चुप हो जाओ, यहाँ तक कि चीख मार के चली गई। अब उन्होंने फिर से अपनी बातें शुरू कर दी, क्योंकि अब वो रिलैक्स हो चुका था कि अब जो भी है शायद अब ना आए। बातों का सिलसिला जारी रहा। मज़ीद कोई 15 वो कहते हैं कोई 25 मिनट 20-25 मिनट हमने बातें की। और टाइम जब काफ़ी हो गया तो मैंने उसे कहा अब आप सो जाओ और मैं भी सो जाऊं, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, सुबह उठ के बात करेंगे। क्योंकि आज मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। परेशान ना हो, गड़बड़ तुम्हारी तरफ नहीं है, गड़बड़ मेरी तरफ है। वो जो भी है, जो मुझे महसूस हो रहा है, या तो कोई मेरे साथ है या यहाँ पे कोई मौजूद है या मेरे कोई इर्द गिर्द है। क्योंकि उसको वाकई ऐसा लगना शुरू हो गया था। उसने कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये जितनी भी आवाज़ें मैंने तुमसे पूछी, ये बातें की, ये शायद मुझे सुनाई दी हैं, लेकिन वो तुम्हारी तरफ क्लियर है, ये सब कुछ मेरी तरफ हो रहा है। इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो। अब काफ़ी देर हो गई है, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ ली थी। वो जो भी यहाँ पर सिलसिला हो रहा था डर का, वो ख़त्म हो चुका है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अब सो जाना चाहिए, सुबह बात करेंगे, क्योंकि आज जो भी है मेरा दिमाग उलझ चुका है। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मुझे इस वक्त सच में डर लग रहा है। जिस तरह की तुमने बातें की हैं और जिस तरह का आज हमारे बीच में हुआ है, मैं डर गई हूँ। या तो थोड़ी देर और मुझसे बातें करो। तो अदनान ने कहा नहीं, अब हमें सो जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, एक काम करो, तुम मेरी तरफ देखते रहो, मैं सो जाऊँगी। ये एक लाड प्यार का एक सिलसिला होता है। तो अदनान ने कहा ओके, मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ और तुम फील करो जैसे मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं भी इसी कमरे हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हें बैठा देख रहा हूँ। मैं लेटा हुआ हूँ इस वक्त और तुम्हें पता है मैं लेटा हूँ, तो मैं समझो पास ही बेड पे लेटा तुम्हें देख रहा हूँ। मेरी नज़रें तुम्हारी तरफ हैं और फील करो अपने आप को, महसूस करो कि मैं भी इसी कमरे में लेटा हुआ हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं फील करने की कोशिश करती हूँ। और यकीनन सी बात है, प्यार करने वाले प्रेमियों में इस तरह होती हैं बातें। अब अदनान अपने कमरे में लेटा, चारपाई पे लेटा, छत की तरफ देख रहा था और अपनी होने वाली बीवी से कह रहा था महसूस करो मैं इस कमरे में हूँ जहाँ पे तुम हो और मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ, मेरी आंखें तुम्हें देख रही हैं, इसलिए तुम्हारा खौफ ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरी तरफ से भी कहा यस, मुझे महसूस हो रहा है तुम मेरे पास दूसरे बिस्तर पर लेटे हो, लेकिन तुम मुझे नहीं देख रहे, कहीं और देख रहे हो, मेरी तरफ देखो ना। तो अदनान जो छत की तरफ देख रहा था उसने कहा नहीं मैं तुम्हें देख रहा हूँ। उसने कहा नहीं, लेफ़्ट देखो, थोड़ा सा लेफ़्ट पे देखो ना। तो अदनान ने वैसे ही मोहब्बत भरे अंदाज में, जिस तरह दो प्रेमी कहते हैं, कहा लेफ़्ट पे ही देख रहा हूँ। उसने कहा नहीं, तुमने अभी तक लेफ़्ट पे नहीं देखा। तो अदनान ने जो सीधा छत की तरफ देख रहा था दोबारा मजाक में कहा ये लो अब लेफ़्ट पे देख लिया। तो फिर आवाज़ आई नहीं तुमने लेफ़्ट पे नहीं देखा। तो अदनान ने प्यार भरे लहजे में कहा अच्छा बाबा ये लो लेफ़्ट में देखता हूँ, और उसने लेफ़्ट में देखा। आवाज़ आई नहीं, थोड़ा सा और लेफ़्ट में देखो। अदनान ने शरारत भरे लहजे में कहा ये लो भाई, और उसने आंखों को लेफ़्ट पे कर लिया, ये लो और लेफ़्ट की तरफ देख लिया। आवाज़ आई अभी भी मेरी तरफ नहीं देख रहे, और लेफ़्ट को देखो।
उसने कहा भी ये तो कोना बनता है, ये लो अच्छा कोने की तरफ देखता हूँ, ये लो भी लेफ्ट की तरफ देख रहा हूँ। तो आवाज़ आई, नहीं अभी भी मेरी तरफ नहीं देख रहे हो, और नीचे लेफ्ट की तरफ देखो। इस दफ़ा अदनान की निगाहें जिस चीज़ पर पड़ रही थी, लेफ्ट चेहरा करते ही वो चेयर थी जो खाली रखी हुई थी। उसने कहा इस लेफ्ट की तरफ कह रही हो? तो आवाज़ आई, हाँ मैं यहाँ पे हूँ, गौर करो। अब की बार जो लहजा था गौर करो, वो मंगेतर का नहीं था। ये वही लहजा था जो थोड़ी देर पहले था। अदनान ने कहा क्या कह रही हो? वही खामोशी जो पहले छा जाती थी, अब फिर खामोशी छा गई। अब अदनान मोबाइल कान से लगाए, जो दूसरी तरफ खामोशी है, कोई आवाज़ नहीं आ रहा, उसकी आंखें उस कुर्सी को देख रही हैं और वो एक लम्हे में ही समझ गया है वो जो भी थी अब वो उस कुर्सी पे मौजूद है, इसलिए वो कह रही थी मेरी तरफ देखो। अब उसको समझ आना शुरू हो गया कि वो कह रही थी अभी नहीं देख रहे, अभी नहीं देख रहे। वो मजाक में इस बात को समझ रहा था कि मंगेतर छेड़ रही है, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो लाना चाहती थी उस कुर्सी की तरफ। और जैसे ही उसने कुर्सी की तरफ देखा, उसने कहा हाँ यहाँ देखो, मैं यहाँ पे हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया, कुछ लम्हे उस कुर्सी को देखा और खौफजदा होकर एकदम से खड़ा हो गया। अब खड़ा होकर उस कुर्सी को वो देख रहा था तो इतना उसको महसूस हो गया वो जो भी थी उस कुर्सी पे मौजूद थी। वो उसको देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी हैबत को, उसकी वहशत को, उसके अंदाज को, क्योंकि हल्की सी कुर्सी जिस तरह मूव हुई थी तो वो अपना आप दिखा चुकी थी जो चीज़ भी थी। और वो ना सिर्फ घबरा चुका था बल्कि बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुका था। कुर्सी जो कुछ सेकंड्स के लिए हिली थी, यकीनन वो वहीं पे थी। वो साकित सा, वो बुत सा होके वहाँ पे खड़ा रहा, उस कुर्सी को देखता रहा। जब कुछ देर के बाद उसको एहसास सा हुआ कि वो तो नीम बेहोश सा हो गया। ये अजीबोगरीब रोने की आवाज़ें, पता नहीं माइक कैच कर रहा है नहीं, मेरे कान सुन रहे हैं, शायद लेवल में बढ़ा नहीं सकता, वरना ये कुछ अजीब रोने की आवाज़ें आई हैं। कुछ देर वो उस कुर्सी को देखता रहा, लेकिन जब होश में आया तो उसने अपने आप को कुछ बेहतर किया। अपने ऊपर वो जो सख्ता सा, खौफ सा, वहशत सी तारी हो चुकी थी, उसको बेहतर किया, नॉर्मल किया। उसने जल्दी से वो मोबाइल जो उसके हाथ में था, उसी तरह खड़े हुए उसने फौरी तौर पे कॉल मिलाई, और कॉल मिलाते ही उसने वेट किया कि दूसरी तरफ से उसकी मंगेतर क्या कहती है। तो दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई, जो जुमला सुनाई दिया, वो पहला जुमला ये था, खड़े क्यों हो गए हो? अब ये पता नहीं माइक, अगर किसी के पास ये ऑप्शन है लेवल को ऊंचा कर सके तो इसको सुने। ये बहुत रोने की आवाज़ें हैं, ये किसी इंसान की नहीं है, उसी मखलूक की है। तो पहली तरफ फ़ोन सुनते ही जो पहला जुमला उसको कहा गया वो ये था, खड़े क्यों हो गए हो? और वो यकीन जो पहले ही बन चुका था मज़ीद पुख्ता हो गया कि उसको कैसे पता लग गया कि मैं खड़ा हो चुका हूं, क्योंकि कहीं उसने जिक्र नहीं किया था, महसूस भी नहीं किया था। जब उसने आखिरी कॉल बंद की थी उस वक्त भी लेटा हुआ था, और कॉल बंद करने के बाद वो खड़ा हुआ था, चेयर को देखता रहा था। और अभी उसने कॉल मिलाई ही थी, कोई बात, कोई जुमला कहे बगैर ही जब दूसरी तरफ से कहा गया खड़े क्यों हो गए हो, तो वो समझ गया ये कोई और है। तो उसने वहीं पे ही आयतुल कुर्सी दोबारा से पढ़ना शुरू की, और कुछ देर आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद ना सिर्फ अपने ऊपर बल्कि कमरे के अंदर भी उसने फूंक मारी, फ़ोन की तरफ फूंक मारी, कॉल डिस्कनेक्ट की और दोबारा से कॉल मिलाई। तो अब की हेलो मंगेतर नहीं की। तो उसने कहा इस वक्त मामला बेहतर नहीं है, कुछ गड़बड़ सी चल रही है, बेहतर यही है मज़ीद हम कोई बात नहीं करेंगे, आप सो जाओ, सुबह बात करते हैं। और उसने फ़ोन खुदाफिज किया, बंद किया और सो गया। काफ़ी देर वो उस कमरे में खौफजदा रहा। भाग के पहले वो अपनी फूफो के पास गया और जाके उनको सारा माजरा सुनाया। वो भी ना सिर्फ परेशान हो गई बल्कि वो भी उठ के कमरे में आई, उन्होंने भी आके कमरे में पढ़ाई की। कुछ देर सारे जागते रहे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का कलाम पढ़ने के बाद वो लोग वहाँ पे सो गए। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में दोबारा कभी भी कुछ नहीं हुआ। जब मैंने उनसे फ़ोन पे पूछा, मैंने कहा जब आपके साथ ये वाक़या हुआ, मेरे जहन में एक सवाल आया, लोगों के जहन में भी एक सवाल आएगा
कि जब आप किसी से बात कर रहे होते थे, ये तो कन्फर्म हो गया जो बात करती थी वो आपकी मंगेतर नहीं थी, वो कोई और मखलूक थी जिसने आपको कुर्सी पे बताया कि मैं यहाँ बैठी हूँ, और कुर्सी को हिला के भी बताया, अपना आप नहीं दिखाया लेकिन अपनी आवाज़ से बता दिया आपको। तो उस लम्हे जब आप उस जिन ही कह लीजिए जिननी से बात कर रहे होते थे, तो उस वक्त आपकी मंगेतर भी तो टेलीफोन पे आपके साथ लाइन पे होती थी, तो उनको क्या फील हो रहा होता था? क्योंकि आपकी कुछ देर अपनी मंगेतर से बात होती थी और 2.5 मिनट बाद कोई और आ जाता था, लेकिन फ़ोन तो कनेक्ट हो जाता था। जब कोई और आ जाता था तो आप तो किसी और से बात करने में लग जाते थे, तो मंगेतर इतनी देर में किसकी आवाज़ सुनती थी, आपकी या उसकी? तो उन्होंने कहा ये तो सवाल मेरे भी जहन में नहीं आया। तो मेरे सामने ही उन्होंने इस बात को, जो उनकी आज मंगेतर की बजाय वाइफ है, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, उनकी लाइफ पार्टनर है, उनसे ये बात पूछी। तो उन्होंने मुझे बताया कि एकदम से ऐसा होता था कि इनकी आवाज़ गायब हो जाती थी, मोबाइल बिल्कुल साइलेंट पे हो जाता था, सेकंड्स चल रहे होते थे कॉल के, ऐसे लगता था कॉल कनेक्ट है लेकिन बोल कोई नहीं रहा होता था, बिल्कुल खामोशी होती थी। मैं हेलो 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 करती रहती थी, आगे से कोई नहीं बोलता था, तो मैं मोबाइल को कान से लगाई बैठी रहती थी कि अभी बोलेंगे अभी बोलेंगे अभी बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलता था सिवाय इसके कि टाइम कोड जो होता है नीचे वो चल रहा होता था, और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती थी। जिस लम्हे वो खामोशी छाती थी, तो उसी लम्हे वो जो भी थी जिननी, वो आके अदनान से बात करना शुरू कर देती थी, और इनकी मंगेतर की तरफ खामोशी छा जाती थी। उनको लगता था मोबाइल म्यूट पे चला गया है, किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन उस वक्त असल में वो अदनान से मुखातिब होती थी, जो उस वक्त कमरे में भी मौजूद थी और उससे बात कर रही थी। अदनान ने असल में जब मुझे स्टोरी भेजी तो उन्होंने मुझे कहा कि मदर भाई, मैं जब भी किसी को इस कहानी सुनाता हूँ, लोग इस पर कुछ यकीन करते हैं, कुछ यकीन नहीं करते, मैं खुद भी आज तक परेशान हूँ, ये क्या माजरा है? क्योंकि जब मैंने कहानी उनकी सुनी, उनसे बात की, मुझे पता लगा एक हकीकत पे मबनी कहानी थी। तो मैंने कहा ये बिल्कुल एक सच्ची कहानी है, जो लोग यकीन नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग तो नौज़ बिल्ला बहुत सारी बातों पे यकीन नहीं करते, जिन्नात क्या, इससे भी नौज़ बिल्ला मैंने पहले कह दिया कि अल्लाह पे यकीन नहीं करते। तो होता ये है, बहुत दफ़ा ये जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, हर घर में नहीं, मकसद डराना नहीं है, कभी कभी किसी के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। तो जो इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा हमसे हो जाता होता है जिसकी वजह से, या हम क्योंकि मैं खुल के बोलूँगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरा मकसद कभी ज़िंदगी में किसी को डराना नहीं होता, एक अच्छा वक्त गुजरे, राज देखें या स्टोरी सुने, लेकिन ये नहीं होता कि वो परेशान हो जाए। तो बाज़ औक़ात वो हमसे राब्ता कर रहे होते हैं, या हम उनको अच्छे लग जाते हैं, क्योंकि हमने उनको नुकसान नहीं पहुँचाया होता, हम उनको कहीं ना कहीं अच्छे लगे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से आके हमसे राब्ता करते हैं। हम क्योंकि समझ नहीं पाते, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो इसलिए या तो वो चले जाते हैं, या जैसे हम आयतुल कुर्सी या जो भी इस तरह के कलाम पढ़ते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन वो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करते होते हैं। उस कनेक्ट का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो आप पे हावी हो जाएंगे या आपके अंदर आ जाएंगे, नहीं, वो अपना आप आपको महसूस करा रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, आप उनको अच्छे लग चुके होते हैं। तो अदनान, आप कहीं ना कहीं उनको अच्छे लगे थे, जिसकी वजह से वो जो भी थी वो आपसे हम कलाम हुई थी अपनी असली आवाज़ में। वो थी आपके इर्द गिर्द, वो उधर नहीं थी आपकी मंगेतर की तरफ, वो आपके उसी रूम में ही थी, और वो जिस कुर्सी की तरफ वो इशारा कर रही थी वो लास्ट में उसी कुर्सी पे ही थी। तो बजाय उस कमरे में अगर वो अपनी असली आवाज़ में आपसे बोलती तो आपका दिल फट जाता, डर जाता, आप चीखें मार देते। तो उसने कहा कि अगर मैं इस तरीके से रब्ता करूंगी तो ये डर जाएगा। इनको पता होता है, जिन्नात को स्पेशली, कि इंसान का टेम्परामेंट क्या है, इंसान का खौफ का लेवल क्या है, इसको कौन सा झटका दें जो बर्दाश्त कर सकेगा। क्योंकि उनको ये भी पता होता है अगर इनको ये वाला डराया, ये वाला झटका दिया तो उनको पता है बेहोश हो जाएगा, उनको पता है ये वाला झटका दिया तो मर जाएगा। तो इसलिए उस इंसान की दिल की हालत को देखते हुए, उसकी दिमाग की खौफ की हालत को देखते हुए इस तरह फिर राब्ता करते हैं कि ये डरेगा तो ज़रूर, लेकिन ज़्यादा ना डरे, बेहोश ना हो जाए। तो अगर उस कमरे में आपसे डायरेक्ट बात करती तो आप डर जाते। तो उसने फ़ोन के ज़रिए आपसे इस तरीके बात की कि आपको पहले समझ नहीं आई, और जिस वक्त आपको समझ आई तो आप हौसले में आ चुके थे। एकदम से वो सामने आती बात करती तो आप डर जाते। और वो परमानेंट वहाँ नहीं रहती थी, वो कहीं इनका गुजर होता है। मैं एक प्रोग्राम इंशाल्लाह इस पे जिन्नात, उनकी किस्में और सारा इसके ऊपर डिटेल पे एक प्रोग्राम भी जल्द ही इंशाल्लाह करने वाला हूँ। तो वो कुछ जिन्नात जो होते हैं ये खाना बदोश जिस तरह होते हैं, मतलब रहते हैं, परमानेंट नहीं रहते, झोपड़ियाँ लगा के रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कुछ जिन्नात खाना बदोश होते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे सफ़र करते रहते हैं, उड़ते हैं, गुजरते हैं। कुछ चलने वाले जिन्नात होते हैं, कुछ उड़ने वाले होते हैं। जो उड़ने वाले होते हैं वो जब देखते हैं ये घर है, खाली है, जगह है, तो वहाँ उतर जाते हैं,
रात बसर करते हैं और चले जाते हैं। कुछ रात से 1 रात 2 रात हफ्ता भी रह लेते हैं, कुछ 1 रात में ही चले जाते हैं। वो जो भी थी उसका वहाँ से गुजर हुआ, वो 1 रात के लिए वहाँ पे रुक गई और उसने आपके दिमाग को, आपके दिल को पढ़ लिया था। इसलिए वो आपको डराना या बेहोश करानी चाहती थी। इसलिए वो जिस तरीके उसने आपसे रब्ता किया वो ऐसा था कि अगर आप उससे बात कर लेते या आपका दिल इतना बर्दाश्त कर जाता क्योंकि आप उसको अच्छे लग चुके थे, वो शायद आपसे और भी बात करती। लेकिन क्योंकि आप डर गए और आपने कलाम पढ़ा तो इसलिए वो वहाँ से चली गई और दोबारा कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आई। अगर उसका वहाँ पर बसेरा होता तो वो फिर भी आपसे लाजमी रब्ता करती, क्योंकि उसने दोबारा आपसे रब्ता नहीं किया तो वो गुजर रही थी। रात उसने वहीं गुजारी, आपने कलाम पढ़ा तो वो रात भी नहीं रुक सकी और वहाँ से चली गई। तो ये है आपके सवाल का जवाब कि वो कौन थी। वो कोई गुजरने वाली थी जो रात रुकना चाह रही थी, जिसको आपने कलाम की वजह से नहीं रुकने दिया। क्योंकि जिन्नात कुछ परों वाले होते हैं, सब जिन्नात उड़ नहीं सकते। कुछ चलने वाले, रेंगने वाले होते हैं। जो परों वाले होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। जो दूसरे हैं वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से एक प्रोग्राम करूंगा इंशाल्लाह। पूरी कोशिश करूंगा जल्दी इसको, आपकी डिमांड पे। मैं खुद से नहीं चाह रहा, अगर आप कहेंगे मुझे तो इसी पे एक पूरा प्रोग्राम करूंगा। और एक सच्चा आमिल का वाक़या आज सुनाना था, लेकिन मैं एडिट नहीं कर सकता क्योंकि तस्वीरें भी हैं उसमें, जो रियल तस्वीरें हैं कि बाबा जी ने जिन्नात से कब्रिस्तान में जाके मुलाकात कैसे करवाई। बहुत पुराना वाक़या नहीं, अभी कुछ अर्सा पहले का है। बाबा जी लेके गए थे स्पेशली कब्रिस्तान में शागिर्द को कि आओ आज किसी से मिल के आते हैं। तो वहाँ पे उनकी जिन्नात से कैसे मुलाकात हुई। तो मेरी ख्वाहिश थी कि इनको तस्वीरों के साथ चलाऊँ, तो क्योंकि मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तस्वीरें चला नहीं सकता था, तो इसलिए आज उसको नहीं सुनाया। इंशाल्लाह ये भी आपको सुनाऊँगा। और जिन्नात का अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो वो भी वाक़या आपको पूरा मैं इंशाल्लाह सुना दूंगा। बट आपकी फरमाइश पे अगर आप लोग कहेंगे तो उसको सुनाऊंगा। सो आज ये थी आज की ऑफ कैमरा स्टोरी। लाइक ज़रूर कर दिया करें, मुझे खुशी होती है। तो आपका ये प्यार होता है जब आप लाइक करते हैं कि मेरी स्टोरी अच्छी लगी। तो आज की वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो mmtvraz@gmail.com mmtvraz@gmail.com मेरा मेलिंग एड्रेस है। इस पर स्टोरी सेंड कर दें, या मेरा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप का नंबर है। बाहर मुल्क में जो रहते हैं वो पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे प्लस या 0092 या +92, और उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर है 31366555500। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 31366555500। इस पे मुझे आवाज़ की सूरत में रिकॉर्ड करके भेजें, या लिख के भेजना चाहते हैं लिख के भेजें। अगर आप मुझे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो उसको डिलीट नहीं करना जब तक आपकी स्टोरी को मैं प्रोग्राम में शामिल न कर लूँ। जब आपकी स्टोरी को मैं प्रोग्राम में शामिल कर दूं उसके बाद आप बेशक उसको डिलीट कर दीजिएगा। सो आज के प्रोग्राम से मदर मलिक आपसे इजाज़त चाहता है, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आप सब देखने वालों को ना सिर्फ अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत खास हो। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। हाफ़िज़।